नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को डिग्री प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी ने पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कार्यक्रम शुरू किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन पर इजराइल के अवैध कब्जे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी है। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट एफएओ के ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के तहत तैयार की गई है। ये प्रोग्राम जलवायु, स्वास्थ्य और खाद्य तथा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए शुष्क भूमि वाले शहरों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम एफएओ की ग्रीन सिटीज पहल में सहायता करता है। इस पहल को वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन सिटीज पहल का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में दुनिया भर के कम से कम 100 शहरों में नगरीय और परिनगरीय आबादी की आजीविका में सुधार करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस रिपोर्ट में कई मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं। विश्व के लगभग 35% सबसे बड़े शहर शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें काहिरा, मैक्सिको सिटी और नई दिल्ली जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। वर्तमान में अपने विस्तार के साथ ये शहर सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संकट के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। सीमित मात्रा में होने वाली वर्षा और जलापूर्ति शुष्क भूमि पर तेजी से हो रहे शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों में और वृद्धि करती है। इससे सीमित संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है और भूमि क्षरण में वृद्धि होती है। शुष्क भूमि वाले कई शहरों की योजनाओं में शहरी वानिकी और हरियाली संबंधी रणनीतियों को अभी तक पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे भू परिदृश्य स्तर पर हरे भरे स्थानों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए और ऐसी जगहों का रखरखाव किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी जगहों की हरियाली के लिए ऐसे वृक्षों और वनस्पतियों का चयन किया जाना चाहिए जो स्थानीय पर्यावरण और शहर के परिदृश्य के अनुकूल हो। सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए और सरकारी स्तर पर मजबूत नीतियां बनाई जानी चाहिए और शहरी हरियाली को संरक्षित किया जाना चाहिए। शुष्क भूमि या फिर ड्राईलैंड्स ऐसे क्षेत्र या प्रदेश हैं जहां शुष्कता सूचकांक 0.65 से ज्यादा नहीं होता है। शुष्कता सूचकांक वार्षिक वर्षा और औसत संभावित वार्षिक वाष्पन उत्सर्जन का अनुपात है। शुष्क भूमि क्षेत्र पृथ्वी की भू सतह के 41% हिस्से में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में लगभग 2 बिलियन लोग निवास करते हैं। इनमें से लगभग 90% आबादी विकासशील देशों, मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में निवास करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों को उपलब्ध वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कई निर्णय दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत गारंटीकृत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी मंत्री के बयान, चाहे वो बेशक आधिकारिक क्षमता से दिया गया हो, इसको सामूहिक जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करके अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का बयान घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी तरह अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत राज्य मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक जवाबदेही मंत्री परिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों तक जाती है, न कि इसके विपरीत, यानी कि ये व्यक्तिगत मंत्रियों से मंत्री परिषद की ओर नहीं जाती है। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राज्य या उसके संगठनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। किसी मंत्री द्वारा दिया गया केवल कोई बयान, भले ही वो नागरिकों के अधिकारों के संगत नहीं हो, संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य नहीं हो जाता है।
हालांकि यदि ऐसा बयान किसी लोक पदाधिकारी द्वारा चूक या लापरवाही का कारण बनता है तो ये संवैधानिक अपकृत्य है। संवैधानिक अपकृत्य यानी सरकार के किसी अभिकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक सामर्थ्य में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में अदालत पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। अगली खबर बेहद महत्वपूर्ण अग्निवीर योजना से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को डिग्री प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अलग अलग हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य अग्निवीरों को शिक्षा जारी रखने की सुविधा देना और उन्हें उपयुक्त कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ हुए समझौतों के तहत अग्निवीरों को 12वीं कक्षा का उपयुक्त प्रमाण पत्र और स्नातक की उपयुक्त डिग्री प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होते समय उद्योग जगत के लिए तैयार और उद्योग स्वीकृत कौशल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कौशल प्रमाण पत्र अग्निवीरों द्वारा सशस्त्र बलों में निष्पादित भूमिकाओं और कौशल सेट पर आधारित होंगे। इन भूमिकाओं और कौशल सेट की मैपिंग राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के साथ की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। ये सशस्त्र बलों में सेवा देने के इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस 4 साल की अवधि में 6 महीने का प्रशिक्षण भी शामिल है। हर साल 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कुल भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और बाकी 75% अग्निवीरों को निकास या सेवा निधि पैकेज के साथ सशस्त्र बल सेवा से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और इस तरह से इन प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों के माध्यम से उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। एनटीपीसी ने पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम सूरत के कवास कस्बे में स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में शुरू किया गया। ये एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। प्राकृतिक गैस अलग अलग हाइड्रोकार्बन का संयोजन है। इसमें लगभग 95% मीथेन और शेष अन्य हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। पीएनजी वही प्राकृतिक गैस है जिसे पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। हाइड्रोजन मिश्रण प्रक्रिया में मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन की सांद्रता को समेकित किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्रे हाइड्रोजन की प्रक्रिया की बात करें तो इसका स्रोत प्राकृतिक गैस होता है और इसे स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन प्रक्रिया का स्रोत भी प्राकृतिक गैस है और इसे कार्बन कैप्चर के साथ स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रक्रिया की बात करें तो इसका स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा है और इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहीं ब्लैक हाइड्रोजन को कोयला से प्राप्त किया जाता है और इसे गैसिफिकेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पिंक हाइड्रोजन का स्रोत परमाणु ऊर्जा है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और टर्कोइज हाइड्रोजन प्रक्रिया का स्रोत प्राकृतिक गैस है। ये पायरोलिसिस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। वहीं येलो हाइड्रोजन प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। विनियामक निकाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने आरंभ में पीएनजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के 5% वॉल्यूम या वॉल्यूम मिश्रण की मंजूरी दी है। इसे चरणबद्ध रूप से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। हाइड्रोजन को उत्पादन विधियों के आधार पर ग्रे, ब्लू, ग्रीन, पिंक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पीएनजी के साथ हाइड्रोजन मिक्स करने से ताप की निवल मात्रा को कम किए बिना CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे हाइड्रोकार्बन आयात बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन रसायनों का निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। इसके अलावा इसकी प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो ये धातु या पॉलीएथिलीन की पाइप को कमजोर कर सकता है और रिसाव के जोखिम को बढ़ा सकता है। साथ ही इससे आरंभिक चरण में अधिक पूंजी की जरूरत होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया। ये मसौदा विधेयक मौजूदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो NMC के तहत 5वें स्वायत्त निकाय के रूप में
चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। BEMS राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के कार्यों का संपादन करेगा। ये नेशनल एग्जिट टेस्ट या फिर नेक्स्ट का भी आयोजन करेगा। ये स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए तथा चिकित्सा स्नातकों को प्रैक्टिस लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परीक्षा होगी। ये परीक्षा विदेशी और भारतीय दोनों डिग्री धारकों के लिए होगी। ये डिप्लोमा, डिप्लोमेट और पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप तथा सुपर स्पेशलिटी फेलोशिप आदि के लिए चिकित्सा संस्थानों को मान्यता देगा। NMC या केंद्र सरकार के खिलाफ मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा दायर अदालती मामलों को केवल दिल्ली उच्च न्यायालय तक ही सीमित रखा जाएगा। मरीजों या उनके रिश्तेदारों या शिकायतकर्ताओं को लापरवाही या पेशेवर कदाचार के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद के खिलाफ नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी NMC चिकित्सा शिक्षा के लिए सर्वोच्च विनियामक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के तहत किया गया है और इसके कार्य हैं गुणवत्तापूर्ण और कम लागत वाली चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, पूरे भारत में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। NMC के तहत 4 स्वायत्त संस्थान हैं। अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जो कि अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, ये पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करता है। तीसरा है चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड, ये चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण करता है और रेटिंग प्रदान करता है। और चौथा है नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, ये डॉक्टरों के पेशेवर आचरण को विनियमित करता है और उन्हें पंजीकृत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन पर इजराइल के अवैध कब्जे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प, जिस पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था, इस संकल्प में ICJ से कई उद्देश्यों वाली इजरायली कार्रवाइयों के बारे में भी राय मांगी गई है, जिसमें शामिल है पवित्र शहर यरूशलेम की जनसांख्यिकी संरचना, चरित्र और स्थिति में बदलाव करना। इसके अलावा इससे संबंधित भेदभावपूर्ण कानूनों और उपायों को लागू करना। और आइए अब आपको बताते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। यहूदी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति के रूप में फिलिस्तीनी भूमि पर अपना दावा करते हैं, जबकि यहाँ अरब सदियों से बहुसंख्यक हैं। वर्ष 1920 से 40 के दौरान यूरोप, विशेषकर जर्मनी में यहूदियों का बहुत अधिक उत्पीड़न होने लगा था और इसी वजह से फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवासन बढ़ गया था। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने का संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया था। हालांकि वर्ष 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा कर दी गई और इसकी वजह से पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध विराम के तहत जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और मिस्र ने गाजा पर अधिकार कर लिया। यरूशलेम को इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित कर दिया गया। वर्ष 1967 में अरब और इजराइल के बीच 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंत में इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर तथा सीरिया के गोलन हाइट्स पर राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार है। यहाँ वो यहूदी बस्तियां स्थापित कर रहा है। वर्ष 2004 में ICJ ने निर्णय दिया था कि अधिकृत वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल द्वारा निर्मित दीवार अवैध है। आपको बता दें कि ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ICJ में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी दोहरी भूमिका होती है। देशों द्वारा इसके समक्ष दायर उनके आपसी कानूनी विवादों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कानूनी मामलों पर विधिवत एवं अधिकृत रूप से मांगे जाने पर सलाहकारी राय देना। देशों के बीच विवादों में ICJ द्वारा दिए गए निर्णय संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने घर के मुखिया की सहमति से आधार कार्ड में घर के पते में सुधार की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा की मदद से घर के मुखिया की सहमति से आधार कार्ड में ऑनलाइन तरीके से पते को अपडेट किया जा सकता है। इसके माध्यम से बच्चों, जीवन साथी, अभिभावकों आदि से ऐसे संबंधियों को काफी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते। UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। UIDAI को कई कार्य सौंपे गए हैं, जैसे कि निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना, एक केंद्रीय डेटाबेस में डेटा स्टोर करना, प्रत्येक निवासी के लिए 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना। अगला टॉपिक है एशियाई प्रशांत डाक संघ। भारत 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए APPU
यानी कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार ग्रहण करेगा। APPU एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। APPU का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को विस्तारित करना, सुविधाजनक बनाना और उनमें सुधार करना है। इसके अलावा ये संगठन डाक सेवाओं के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। ये इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र सीमित संघ है। UPU संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। सीमित संघ को सदस्य देशों या उनके पदनामित डाक परिचालकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। इस कर को मुख्य रूप से लक्षित उद्योग की उन कंपनियों पर आरोपित किया जाता है जो अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करती हैं। अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित और अनपेक्षित लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, इससे पहले वैश्विक कच्चे तेल और उत्पाद की उच्च कीमतों के कारण घरेलू कच्चे तेल के उत्पादकों और परिशोधकों पर विंडफॉल टैक्स को आरोपित करने की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त लाभ को दोबारा से वितरित करने के लिए आरोपित किया जाता है। अगला टॉपिक है सियोम नदी। रक्षा मंत्री ने सियोम नदी पर 100 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल चीन के साथ लगती अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश में अक्षांशीय दिशा में प्रवाहित होती है। सियांग नदी सियांगपो पश्चिम सियांग जिले में सियोम नदी पर मिलती है। ये मॉलिंग नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमाओं से होकर बहती है। अगला टॉपिक है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की शुरुआत 2 ब्रिटिश रसायनज्ञों प्रोफेसर JL साइमनसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन के आरंभिक प्रयासों का परिणाम है। इसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। इसके लिए ISCA वार्षिक कांग्रेस का आयोजन करता है और इस तरह की कार्रवाइयों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। साथ ही ये विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कोष की व्यवस्था और उसका प्रबंधन भी करता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक वर्ष 1914 से कलकत्ता में हुई थी। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। रानी वेलु नचियार। 3 जनवरी 1730 को इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 1796 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। रानी वेलु नचियार को वीर मंगई के नाम से जाना जाता है, तमिल में जिसका मतलब है बहादुर महिला। वो रामनाथपुरम के राजा चेल्लामुतु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। वो वर्ष 1780-1790 तक शिवगंगा रियासत की रानी भी रही थी, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है। उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया था। इस सेना को उदय्याल कहा जाता था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उन्होंने वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन किया था। रानी कई भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्ष थी। साथ ही वो एक प्रशिक्षित योद्धा भी थी। उसका अदम्य साहस, बहादुरी और मजबूत संकल्प महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, ये लद्दाख के कराकोरम में है। भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में अपनी पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र है। ये पश्चिम में साल्टोरो रिज और पूर्व में मुख्य काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। ये ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच की सीमा बनाता है। ये श्योक की सहायक नदी नुब्रा नदी का जल स्रोत है। श्योक सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। वर्ष 1984 में भारत ने सेना के ऑपरेशन मेघदूत की मदद से सियाचिन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र की। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। भारत और ऑस्ट्रिया एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ऑस्ट्रिया दक्षिण मध्य यूरोप का एक पर्वतीय भू आबद्ध देश है। इसकी सीमा उत्तर में चेक गणराज्य, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया, पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन और उत्तर पश्चिम में जर्मनी से लगती है। इसके कुल क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा वनों और घास भूमियों से आच्छादित है। इसकी प्रमुख नदी डेन्यूब नदी तंत्र काला सागर और उत्तरी सागर के बीच मुख्य जल संभर है और इसका उच्चतम बिंदु ग्रॉस ग्लॉकनर है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।